जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं जी आज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की, और हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे थे बड़ी डिटेल में। ये आपको एग्जांपल बहुत हेल्प करेगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि जब भी आपने किसी एप्लीकेशन में आरएनएन को यूज़ करना होगा तो आप इस कम से कम इस एग्जांपल को ज़रूर रेफर करेंगे। तो स्टेप हम जहाँ पर थे हमने वहाँ देख लिया था कि बेसिकली जो लास्ट हमारा स्टेप था वो ये था कि हिडन वेक्टर इनिशियलाइज किस तरह से करना है। अब हम लेयर आउटपुट की तरफ जाते हैं। इट विल हैव टू आउटपुट वेक्टर्स, वन विच वी कॉल द हिडन वेक्टर जो कि कॉन्टेक्स्ट वेक्टर होगा, और सीक्वेंस लर्न आफ्टर ऑल टाइम स्टेप्स जो है ये हमारा प्रिडिक्शन ऑफ द मॉडल होगा। जाहिर है, याद रखिएगा, जो हमारी प्रिडिक्शन ऑफ द मॉडल होगी वो वही होगी कि जो न्यूरल नेटवर्क ने ऑल टाइम स्टेप्स पे जो एंड में लर्निंग की होगी। ओके फोन है। बेटा, अपने माइक्स प्लीज ऑफ रखें। जब आपने प्लीज कोई क्वेश्चन करना हो काइंडली तो तब अपने माइक्स अनम्यूट किया करें। थैंक यू। ओके, वी विल यूज दिस वेक्टर बिकॉज इट रिटर्न्स द कॉन्टेक्स्ट लर्न इन द कंप्लीट इनपुट सीक्वेंस। और हिडन वेक्टर की शेप जो है उसमें नंबर ऑफ डायरेक्शंस इनटू नंबर ऑफ लेयर्स इन कॉमा बैच साइज एंड कॉमा हिडन डिमेंशन होगी। तो हमारे पास जो हिडन वेक्टर शेप है वो 1 1 10 की होगी। सो दिस इसका जो टोटल है वो 1 होगा। इसके बाद हम 1 बैच साइज लेंगे और हमने 10 डिमेंशंस हिडन ली हुई है। हिडन वेक्टर जो बन जाएगा हमारे पास, वो फिर ये वाला हिडन वेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा जी। अब आउटपुट वेक्टर की हम बात करते हैं जी। प्रिडिक्शन अगेंस्ट ईच वर्ड, ये है। रिमेंबर, हमारे पास जो जो टेक्स्ट है उसमें 3 वर्ड्स हैं जिनको हमने प्रिडिक्ट करना है, और a vector having predictions of all time step, ये हमें चाहिए होगा। We will ignore this output vector because we required the information learned from complete input sequence. Okay, तो हमें तो complete input sequence की information चाहिए। So output vector shape जो है वो input size, batch size और hidden dimension की होगी। हमारे एग्जाम्पल में 5 1 10 है। 5 जो है हमारे पास वो टोटल नंबर ऑफ टोकन हैं जी जो हमारे टेक्स्ट में हैं। ओके, 1 हमारा बैच साइज है और 10 हमने हिडन आरएनएन लेयर्स ली हुई है। ये हमारा वेक्टर जो है ये आउटपुट वेक्टर होगा जी, जो हमारे लिए जो जो बनेगा ये वो वैल्यूज हैं जी उसकी। देन हम मूव करेंगे जी लीनियर लेयर की तरफ। डीप न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, लीनियर लेयर क्या होती है जी? लीनियर लेयर शेप जो है वो होगी उसकी जी हिडन डिमेंशन और आउटपुट डिमेंशन। और हमारे केस में हिडन डिमेंशन 10 है और आउटपुट डिमेंशन लीनियर डिमेंशन की जो आउटपुट डिमेंशन हमने सिलेक्ट की हैं वो 8 हैं। इसके बाद ये होगा कि मैप द आरएनएन आउटपुट लेयर टू द रिक्वायर्ड शेप टू बी पास टू लीनियर एज आउटपुट ऑफ द आरएनएन लेयर। तो इसके जी है वो नंबर ऑफ डायरेक्शंस, अगेन उसी तरह से नंबर ऑफ लेयर्स कॉमा बैच साइज कॉमा हिडन डिमेंशंस, और स्क्वीज द आउटपुट टू गेट द रिक्वायर्ड शेप। तो ये बैच साइज और हिडन डिमेंशन जो है ये जो है वो होगी हमारी जी। इनपुट टू द पास क्या होगी? इनपुट शेप हमारी लीनियर लेयर जो होगी वो इनपुट शेप वेक्टर होगा जी, और इनपुट शेप वेक्टर का भी उसी तरह से हम लेंगे बैच साइज और हिडन डिमेंशन। और हमारे पास जो हिडन जो इनपुट वेक्टर होगा वो 1 10 है, व्हेन 1 इज द बैच साइज और 10 जो है वो हिडन डिमेंशंस हैं। इसी तरह से जो इनपुट होगा हमारा इस लीनियर लेयर को, वो ये वाला वेक्टर जो है ये बन जाएगा जी। आउटपुट शेप पे क्या होगा जी? लीनियर लेयर आउटपुट शेप की भी हम उसी तरह से सेलेक्ट करेंगे, एक बैच साइज लेंगे जी और एक हम आउटपुट डिमेंशन लेंगे। और हमारे एग्जाम्पल में 1 होगी जी बैच साइज और 8 होगी जी आउटपुट डिमेंशंस। ठीक है जी। वेलकम टू अ फ्यू स्टूडेंट्स जी जो माशाल्लाह आज पहली दफ़ा हमारे लेक्चर में आए जी। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं नाम नहीं लूँगा जी, सबको पता है कौन कौन है माशाल्लाह। और थैंक यू जी, आपने टाइम निकाला जी, आप हमारे लेक्चर में तशरीफ लाए हैं। थैंक यू फॉर दैट जी। तो यहाँ पर जी बेटा हम बात कर रहे थे आउटपुट, तकरीबन हम लेयर के बिल्कुल एंड पे चले गए हैं। आउटपुट वेक्टर जो हमारा होगा वो ये बन जाएगा जी। दिस विल बी द इनपुट फॉर आवर सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, हमने सिग्मोइड जो है वो फंक्शन लिया हुआ है क्योंकि हम यूनिट डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही लेयर है इस आरएनएन के अंदर। सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो क्या करता है? मैप वैल्यूज करता है 0 to 1, रिटर्न्स द प्रिडिक्शन,
और अब हम क्या करेंगे, इनपुट टू द पास जो होगा वो हम सिग्मॉइड को इनपुट देंगे। इनपुट शेप जो है वो ये होगी जी हमारी बैच साइज कॉमा आउटपुट डायमेंशन होगी जी। और हमारे एग्जांपल में इनपुट शेप जो हमारी है वो 1 8 है, क्योंकि 1 हमने बैच साइज दिया हुआ है और आउटपुट डायमेंशन हमने 8 की हुई है। तो इनपुट वेक्टर जो होगा सिग्मॉइड फंक्शन का, वो फिर ये वाला जो वेक्टर है ये बन जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 8 वैल्यूज जो हैं वो 8 नंबर्स हैं जो हम इनपुट देंगे इसको। आउटपुट ऑफ द सिग्मॉइड, ये आउटपुट शेप इसकी क्या होगी, इसकी शेप जो होगी वो बैच साइज कॉमा आउटपुट डायमेंशन होगी, और हमारे पास अगेन वो 180 है। और जो आउटपुट वेक्टर बनेगा हमारे पास वो ये 8 वैल्यूज पर बेस करेगा। आफ्टर दैट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटपुट एट्रीब्यूट विल बी चोजन। और इसके बाद जो है तमाम वैल्यूज जो हैं वो नियरेस्ट नेबर्स पर मैप की जाएंगी। तो नोट कीजिएगा जो 1 जेंडर है एट्रीब्यूट 1, उसकी प्रोबेबिलिटीज जो मैप की जा रही हैं वो इस तरह से हैं कि 0.6 यानी 60% वैल्यू जो है वो फीमेल को इंडिकेट करेगी और 40% वैल्यू जो है वो मेल को। ये हमने क्लासिफाई कर दिया कि अगर इतनी प्रोबेबिलिटी आएगी तो वो फीमेल है, अगर इतनी प्रोबेबिलिटी आएगी तो मेल है। इसी तरह से पर्सनैलिटी दो ही एट्रीब्यूट्स थे, 45% या 0.45 हो तो एक्सट्रोवर्ट है, 55% वो इंट्रोवर्ट है। जाहिर है ये आपने मेक श्योर करना है ये 100% हो इसका टोटल जो भी बनता है। फाइनली जी एज ग्रुप था, एज ग्रुप में हमारे पास 4 एज ब्रैकेट्स थी, तो इनको भी हमने ये वाली जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो साइन कर दी हैं। जब आप इसको रन करोगे, इस अगर आप बिल्कुल इसको लेके चलते हो, और लेट्स से साइकिट लर्न जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, आप साइकिट लर्न लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। और साइकिट लर्न लाइब्रेरी में बेटा आप आरएनएन को बनाते हो, बनाते वक्त यही तमाम वैल्यूज जो और इनपुट अभी आपको बता दिया गया था शुरू में जो टेबल था कि हमने जो है वो प्रिडिक्शन क्या करवानी है और इनपुट क्या था हमारे पास। तो आप देखोगे कि हमारे पास फाइनली जो आउटपुट आएगा वो आएगा फीमेल इंट्रोवर्ट, एंड उसकी जो एज ग्रुप है वो 18-24 है। तो 3 वैल्यूज 3 क्लासेस मल्टी क्लास हमने बात की थी, ये क्लासिफिकेशन है जो इसने रिटर्न की है। ठीक है, अब आते हैं जी बैक प्रोपिगेशन के ऊपर। प्रिडिक्शन एक्चुअली जो है बैक प्रोपिगेशन कब इस्तेमाल होगी, जाहिर है हर आउटपुट लेयर के बाद जो भी प्रिडिक्शन हमारे पास आती है हम उसे चेक करते हैं विद द एक्चुअल वैल्यू। अगर तो एक्चुअल वैल्यू डिफरेंट नहीं है तो फिर तो प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक है। बट इफ द एक्चुअल वैल्यू इज जो है प्रिडिक्शन जो है वो डिफरेंट देन द एक्चुअल वैल्यू, इसका मतलब ये है कि एरर जो है वो हमारे पास जो वेट्स हैं उनको हमने ट्यून करना है, उनकी ट्यूनिंग की जरूरत है, कैलिब्रेशन करनी है जी। एरर जो है उसको बैक प्रोपिगेट किया जाएगा और प्रीवियस टाइम स्टैम्प्स पे, बिकॉज हम बेटा आरएनएन की बात करें और आरएनएन में टाइम स्टेप्स हैं, तो करंट जो भी टाइम स्टेप है हमारे पास लेट्स से टी आई, हम उससे एक प्रीवियस टाइम स्टेप पे भी बिल्कुल जा सकते हैं, TI-1 पे जा सकते हैं। हम यहाँ पर वेट करते करते फिर इससे पीछे आएंगे, TI-2 टाइम स्टेप पे आएंगे, एंड करते करते बेटा हम अगर जरूरत पड़ी तो हम T0 बिल्कुल इनिशियल जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वहां से वापस जाएंगे बैक प्रोपिगेशन करते हुए, और वेट्स की वैल्यूज को हम जो है वो चेंज करेंगे। तो ऑल स्टेप्स इन द नेटवर्क रिपीट, जाहिर है जो भी हमने अब तक स्टेप्स लिए हैं वो तमाम रिपीट होंगे, वेट्स जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे, और मॉडल ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यू होगी। इसी तरह से अगली एग्जांपल ली जाएगी, उसके ऊपर मॉडल को ट्रेन किया जाएगा, एंड सो ऑन, जब तक वो पूरी की पूरी ट्रेनिंग एग्जांपल्स जो हैं उसमें मॉडल ट्रेन नहीं हो जाता। वी विल कंटिन्यू रिपीटिंग दिस साइकिल। ओके, दिस इज द डिटेल्ड डायग्राम दैट शोज यू हाउ दिस एक्चुअली इनपुट जो था वो शुरू में देखिएगा वो था अल्लाह इज वन। दिस इज एक्चुअली अ वेरी यूजफुल डायग्राम टू एनीवन के जो बड़े डिटेल में ये अंडरस्टैंड करना चाह रहा है कि न्यूरल नेटवर्क्स और खास तौर पे ये जो आरएनएन है, बल्कि इनफैक्ट कोई भी न्यूरल नेटवर्क ले लीजिए आप, उसकी इंटरनल डिटेल्स को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है कि इंटरनली वो किस तरह से न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस कर रहा होता है इंफॉर्मेशन को, तो आप इस डायग्राम दिस कुड बी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। तो इनपुट टेक्स्ट हमने अल्लाह इज वन दिया था, तो ये प्री प्रोसेसिंग देखा है, टोकनाइजेशन, उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं वो जो जो अप्लाई हुई थी। यहाँ पर जो वर्ड एम्बेडिंग की थी हमने उसके लिए हमने ग्लव को यूज किया जी। मैंने बता दिया बेटा आपको कि ग्लव जो है वो एक बहुत ही वी कैपिटल में है जी। ये तो आई थिंक ये फेसबुक का, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो ये फेसबुक ने इसको
जो है वो क्रिएट किया है जो वर्ड एम्बेडिंग्स करता है। तो बेसिकली वर्ड एम्बेडिंग ये होती है कि कोई टेक्स्ट हो तो टेक्स्ट को हमने जाहिर है नंबर्स में चेंज करना है ताकि हम उसको मशीन में न्यूरल नेटवर्क में प्रोसेस कर सकें, क्योंकि हमारे पास जो बेटा जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो सिर्फ नंबर्स को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, नंबर्स को प्रोसेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक मॉडल है जिसमें हम टेक्स्ट को वेक्टर्स में चेंज करते हैं, नंबर्स में, वेक्टर स्पेस में वो नंबर जो हैं वो एक खास वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से फिर हम आगे उन नंबर्स को प्रोसेस करते हैं। ये वो आरएनएन की लेयर है। अगर आप देखिएगा तो आपको ये समझ आ जाएगी कि H0 से H1, H1 से H2 एंड सो ऑन, ये इनपुट आगे हर एक का इनपुट जो है वो अगली लेयर को एज एन आउटपुट जा रहा है। और ये उसकी डिटेल है कि हर लेयर के अंदर एक्चुअली जो है, अगर आप ये वाला बॉक्स देखेंगे कि RNN1 है, जैसे T1 फर्स्ट टाइम स्टेप पे ये देखिएगा जो ये है, इसमें इनपुट क्या है, लीनियर लेयर क्या है इसकी, और आउटपुट क्या आएगा, इनपुट फिर क्या जाएगा इसके ऊपर, सिग्मॉइड अप्लाई हो रहा है वो फंक्शन, और उसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल जो डिटेल्स हैं ऑफ द इनर वर्किंग वो कोशिश की गई है कि आपके लिए यहाँ पर उनको इलेबोरेट करके दिखाने की। तो मैं बता रहा हूँ बेटा कि जो आप इससे इंटरेस्टेड हो इनर डिटेल्स न्यूरल नेटवर्क की अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके लिए डायग्राम में भी यूजफुल डायग्राम। तो यहाँ से हमें फिर एक्चुअल वैल्यू पे हम लॉस फंक्शन जो अप्लाई करेंगे, जाहिर है वो आपको पता ही है। और हम फिर वही बात आगे जो हमने अभी भी पिछली स्लाइड में देखी है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटपुट वेरिएबल को हम चेक करेंगे और फाइनल प्रेडिक्शन के साथ उसको कंपेयर करेंगे जी। फाइनल प्रेडिक्शन अगर हमारे पास जो एक्चुअल है वो उसके इक्वल है तो मॉडल ठीक है, वरना फिर हम बैक प्रोपेगेशन करेंगे। और याद रखिएगा बैक प्रोपेगेशन हमें यहाँ से एंड से शुरू करेंगे, फिर एक स्टेप वापस आएंगे, क्योंकि हम इस नेटवर्क में हर प्रीवियस एक स्टेप टाइम स्टैम्प पे वापस आ सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो वो तमाम नेटवर्क्स जिनमें मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, जो कुछ जो एक खास स्टेप तक अपने पास प्रीवियस स्टेट को रिमेंबर रख सकते हैं, उनमें ये एडवांटेज होता है कि आप जब बैक ट्रैकिंग करें, बैक प्रोपगेशन करें, तो आप पिछले टाइम स्टैम्प्स पर वन स्टेप एट ए टाइम रिवर्स में वापस भी जा सकते हैं। और उसका एडवांटेज ये होगा कि जो वेट्स हैं वो फिर आप हर एक स्टेप में जो प्रीवियसली आपने लिए होंगे उनमें जाके आप वेट्स को ट्यून कर सकते हैं। ओके, now let's see what happened inside the RNN layer. तो कंप्लीट इनपुट सीक्वेंस जो है, जी बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। ओके बेटा, स्लाइड देख सकते हैं? जी सर आ रही है सर, स्लाइड भी नजर आ रही है। जी बस ये मेरे ख्याल में रह गई है हमारे पास 6 से 7 स्लाइड्स रह गई हैं। तो बेयर विद मी, व्हाट हैपेंड इनसाइड द RNN लेयर। तो बेटा नोट कीजिएगा, कंप्लीट इनपुट सीक्वेंस जो है विल बी पास्ड एट वंस टू द RNN लेयर। वो सारी की सारी जो है वो RNN, क्योंकि हम यूनिडायरेक्शनल RNN की बात कर रहे हैं, तो हम तमाम के तमाम इनपुट उसको पास कर देंगे। इट विल प्रोसेस वर्ड बाय वर्ड, जाहिर है inside the RNN layer. Note, we will develop word level RNN based deep neural network, so that's why it will process word by word. Okay, तो क्योंकि हमने वर्ड लेवल RNN बेस्ड जो है वो बनाया हुआ, इफ वी इम्प्लीमेंट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लेवल RNN, सो वो जो है वो फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो प्रोसेस करेगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है जी, आप इसको वर्ड बाय वर्ड पे भी बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पे भी जो है वो इसको बना सकते हो। इट टेक्स वन इंफॉर्मेशन यूनिट एट ईच टाइम स्टेप, जाहिर है ये हर टाइम स्टेप में एक एक वर्ड को इनपुट लेगा। अगर एक एक वर्ड इनपुट है साइज, वरना ये एक एक कैरेक्टर लेगा। ओके, ईच वर्ड विल बी प्रोसेस्ड एट वन टाइम स्टेप एंड नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द इनपुट सीक्वेंस। ये तो हमें बड़ा एविडेंट है, जितने वर्ड्स होंगे उतने ही टाइम स्टेप्स होंगे। इफ द बैच साइज इज ग्रेटर देन 1, तो फिर क्या होगा, तो फिर ऑल एग्जांपल्स इन वन बैच विल बी प्रोसेस्ड इन पैरेलल। ओके, वो तमाम जो एग्जांपल्स हैं उनको पैरेलल में जो है तमाम एग्जांपल्स को प्रोसेस किया जाएगा। मल्टीपल RNN लेयर्स विल बी क्रिएटेड वर्चुअली फॉर ऑल एग्जांपल्स इन वन बैच। और जाहिर है हर एक वर्ड के लिए एक हमें RNN की लेयर, RNN का पूरा एक नेटवर्क चाहिए, यूं समझिएगा। तो इन वन बैच ऑल एग्जांपल्स लेंथ मस्ट बी द सेम, ये एक रिक्वायरमेंट है जी इसकी। Here comes the use of padding. For example, if one batch has 2 examples, example 1, Allah is one, and example 2, only from heart you can touch the sky. For example,
ये है, ये दो एग्जांपल्स हैं जी इसमें, और उसमें दोनों देखिएगा कि डिफरेंट जो है वो एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल 1 सीक्वेंस लेंथ जो है वो 3 है, इसमें 3 वर्ड्स हैं एग्जांपल 1 में, और एग्जांपल 2 में 8 वर्ड्स हैं। आप देख सकते हैं दोनों में जो है वो सीक्वेंस की जो लेंथ है वो दोनों की डिफरेंट है, बट टू प्रोसेस बोथ दीज एग्जांपल्स इन वन बैच दे लेंथ मस्ट बी द सेम। ओके, अब इसको करने के लिए जाहिर है 3 और 8 दोनों डिफरेंट है, इसमें कम है, तो इसका मतलब है इसके अंदर हमें 5 कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, और हम देखते हैं 5 उसमें स्पेसेस ऐड करनी पड़ेंगी। पैडिंग जो है उसको करने के लिए स्पेसेस ऐड करनी पड़ेंगी, इसमें 5 स्पेसेस ऐड करेंगे तो इनकी दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगी। नोट कीजिएगा, ये देखें, अल्लाह इज वन पैड, पैड पैड मींस स्पेसेस, 5 स्पेसेस। अब ये दोनों जो हैं वो इक्वल होगी, ताकि दोनों पर 8 टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो अप्लाई हो सकें। अब 8 टाइम स्टैम्प्स ईच जो है वो दोनों इन एग्जांपल्स पर अप्लाई हो सकेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं जी व्हाट हैपेंड, ये टाइम स्टेप 1 है, जैसे फर्स्ट वेक्टर को लिया और यहाँ से ये एच नोट की वैल्यू इसको गई इनपुट, ये फर्स्ट RNN है, इसने ये H1 जो है ये जनरेट किया है यहाँ से, ये H1 जाहिर है अब ये नेक्स्ट जो होगी उसको उसको जो है वो अगले टाइम स्टैम्प पे उसको इनपुट दे दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट इनपुट वेक्टर जो है वो RNN इधर आया, अगली यूनिट को मिला, तो यहाँ पर H2 की वैल्यू जो है वो H1 उसके पास प्रीवियस वैल्यू थी, और नोट कीजिएगा ये कॉन्कैट होगी इसके साथ, इसके आउटपुट के साथ, और ये RNN2 को मिलेगी, तो यहाँ से ये H2 जो है ये जनरेट होगा, और इसी तरह से ये X3 और ये H2 जो है ये मिलकर H3 को जनरेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो है वो इनपुट और जो एक और आउटपुट है फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप, इन दोनों को कंबाइन करके हम अगले आउटपुट जो लेयर है, सॉरी अगली जो हिडन लेयर है उसको एज एन इनपुट दे रहे हैं, एंड सो ऑन। तो टाइम स्टेप 4 पे आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचेंगे, टाइम स्टेप 5 पे जाके क्योंकि हम लास्ट में पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर अब जो है वो हमारे पास z की वैल्यू आ गई, और ये जो है हमारे पास z मींस ये फाइनल आउटपुट वैल्यू है जो टोटली हमारे पास इन 5 टाइम स्टेप्स के बाद आई है। ये जो है हमारा ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर होगा। कॉन्टेक्स्ट वेक्टर से मुराद ये कि प्रीवियस जितनी भी 5 टाइम स्टेप्स हैं, 4 टाइम स्टेप्स हैं इससे पहले, उन तमाम की जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास इस वेक्टर के अंदर एम्बेड हो चुकी हुई, क्योंकि उसने न्यूरल नेटवर्क ने इन तमाम आउटपुट हिडन यूनिट्स ने, RNN यूनिट्स ने यहाँ से ऑनवर्ड्स आगे आते हुए तमाम उस इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रोसेस किया हुआ है। तो एट द एंड RNA लेयर विल प्रोड्यूस द आउटपुट, फाइनल हिडन स्टेट होगी वो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर होगा। नोट कीजिएगा कि कॉन्टेक्स्ट लर्न फ्रॉम द इनपुट सीक्वेंस है, Hz जो है वो H5 के बराबर होगा, ये देखिएगा ये z की वैल्यू है और ये H5 है, ये दोनों जो हैं ये इक्वल होंगी, ये दोनों वैल्यूज। ओके, तो ये वाली जो हमारी फाइनल जो है वो वैल्यूज निकली हैं, जो कि क्योंकि हमने, नोट कीजिएगा, हमने प्रेडिक्शन क्या करनी है, हमने एक तो जेंडर की प्रेडिक्शन करनी है, एक हमने पर्सनालिटी की प्रेडिक्शन करनी है, 2, और तीसरी हमने जो है वो एज की प्रेडिक्शन करनी है। एज में 4 हैं, 2 हमारे पास हैं जेंडर में और 2 ही हमारे पास पर्सनालिटी में हैं, तो अगर आप इनको काउंट कर लेंगे ये टोटल 8 बनते हैं। नोट दैट दिस इज द इनपुट वेक्टर फॉर लीनियर लेयर, और आउटपुट जो होगा अ स्टैक ऑफ आउटपुट्स ऑफ ऑल टाइम स्टैम्प्स। ये हमने यहाँ पर तमाम जो जो आउटपुट थे H1 से लेके H5 तक, उन तमाम को जो है वो यहाँ पर आउटपुट करवा दिया। तो ये देखिएगा, ऑल वैल्यूज इन वेक्टर्स आर रैंडम, दैट will definitely be different every time you run the model। उसकी वजह ये है कि क्योंकि जो हमारे पास वेट्स हैं वो रैंडमाइज्ड होते हैं, तो डेफिनेटली जब भी आप दोबारा रन करेंगे इसी प्रॉब्लम को, तो आपके पास ये डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो जनरेट होंगी। तो ये वाला जी अगेन उसी स्टेप को जो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, तो मे बी इसको भी थोड़ा सा अगर आप जरा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा तो आपको जो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेफिनेटली आपको हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इनपुट है जी, और ये देखिएगा ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ से, और ये दोनों कंबाइन होकर ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है, सिग्मोइड है, टैन फंक्शन यहाँ लिया हुआ है। तो सॉरी ये सिग्मोइड नहीं, ये टैन है, इसका जो एस है वो उसकी थोड़ी सी शेप डिफरेंट है। तो ये हमारे पास जो है वो बन जाएगी आउटपुट यहाँ से,
और ये जो तमाम सिंबल्स हैं ये आपको आई थिंक सेल्फ डिस्क्राइबिंग है, अगर आप यहाँ से देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगी। तो द वेक्टर कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन प्रीवियस इनपुट एंड करंट इनपुट, जाहिर है। एंड इसी तरह से ये देखिएगा यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि इन दोनों को एक्चुअली अब कंबाइन किया जाएगा, इन दो चीज़ों को, इस फंक्शन को जब ये दिया जाएगा। तो ये फंक्शन है जी tan, tan का फंक्शन है, जिसमें ये हम पहले बात कर चुके हैं स्लाइड में कि किस तरीके से ये वैल्यूज जो हैं वो ली जाएंगी। रिमेंबर जो t-1 है दैट इज द प्रीवियस टाइम स्टैम्प है, और जो IH है ये इनपुट लेयर के वेट्स हैं, और यहाँ पर जो WHH है ये हमारे पास RNN की जो हिडन लेयर है उसके वेट्स हैं। तो जहाँ दो तरह के वेट्स जो हैं आपको पता है कि इसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो tan h एक्टिवेशन फंक्शन से ये पास करेंगे, ये वैल्यू हमें यहाँ से जनरेट होगी। द आउटपुट ऑफ RNN सेल इज ए न्यू हिडन स्टेट, ओके। तो ये वाली जो है एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी आवर न्यू हिडन स्टेट, जो कि अगली हिडन जो लेयर है RNN की उसको वो इनपुट के तौर पे दी जाएगी। The tan activation function is used to normalize values in the network, और अगर आपने उसका मैथमेटिकल फार्मूला देखना है tan का तो वो ये होता है। तो ये करता ये है कि ये तमाम जो वैल्यूज हैं उनको -1 से लेके 1 की रेंज में जो है वो नॉर्मलाइज कर देता है। जो बॉडी वैल्यूज या छोटी वैल्यूज हैं उनको वो समझ लीजिए मैग्नीट्यूड उनका एक स्केल पर ले आता है। तो द मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस अप्लाइड ऑन द वेक्टर्स, द वैल्यूज में वेरी एक्सपोनेंशियली। तो दी tan h इज यूज टू कीप द वैल्यूज विद इन, वही मैंने बात की बेटा कि बहुत बड़ी अगर डिफरेंसेस हैं वैल्यूज के दरमियान तो ये वाला फंक्शन जो है ये उनको नॉर्मलाइज करके एक खास रेंज के अंदर जो है वो ले आएगा। जी दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। जी हमने बड़ी डिटेल में कोशिश की है अंडरस्टैंड करने की, एक्सप्लोर करने की RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, पहले हमने डिफाइन किया जी। हमने पहले बात की एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल इनपुट क्या होता है, सीक्वेंस टू सीक्वेंस इनपुट किसको कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जब आप टेक्स्ट बेस्ड काम करते हैं तो आपको सीक्वेंस टू सीक्वेंस का जो है वो इनपुट के तौर पे या आउटपुट के तौर पे लेना पड़ता है। फिर हमने बेटा बात की है कि RNN क्या होता है, फिर हमने यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल RNN की बात की है। फिर हमने यूनि डायरेक्शनल RNN को आज जो है बड़ी डिटेल में विद एन एग्जांपल देखा है। हमने बाई डायरेक्शनल RNN की आज बात नहीं की है, क्योंकि बाई डायरेक्शनल RNN जो है वो अगेन अगर यूनि डायरेक्शनल आपके लिए इतना जो है वो समझ लीजिए उसकी डिस्क्रिप्शन इतनी ज्यादा है, तो जो मल्टी डायमेंशनल जो है मल्टी सॉरी बाई डायरेक्शनल RNN है उसकी डिटेल्स इससे भी ज्यादा हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं वो कवर तो नहीं करूंगा अगले लेक्चर में, मगर मैं वो इंफॉर्मेशन आपके लिए अपलोड जरूर कर सकता हूं। अगर किसी को चाहिए तो प्लीज मुझे आप बता दीजिएगा जी। तो अगले लेक्चर जी हमारा इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा जी इस कोर्स का। आज आई थिंक हमारे 28 लेक्चर्स मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का ये भी शुक्र है जी हमने आज तक कोई लेक्चर मिस भी नहीं किया जी। तो बेटा आज आपका क्विज नहीं होगा, मैं ये पहले अनाउंस कर चुका हूँ, आपने गूगल क्लासरूम पे देख लीजिए, अनाउंसमेंट मैंने पोस्ट कर दी थी। जो आज का क्विज होगा ये अगले लेक्चर में इंशाल्लाह होगा आपका। और जो टॉपिक मैंने अनाउंस कर दिया है वो है नाइव बेस एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। प्लस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी, आज मैंने आपके तमाम क्विजेज 5 जो हो चुके हैं वो चेक करके उनके मार्क्स अपलोड कर दिए, टाइम्स पे भी देख लीजिए, गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दिए, प्लस मैंने तमाम क्विजेज के सोल्यूशंस भी पोस्ट कर दिए हैं, वो भी क्लासरूम पे आप देख लीजिए। अगर आपको बेटा किसी क्विज की चेकिंग में कोई इशू लगता है तो आप पहले सबसे पहले काइंडली सोल्यूशन चेक कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि क्या फ़र्क है। अगर आपको फिर भी नंबर कम लगे हैं तो आपने देखना है कि अगर आपका क्विज एक बहुत हद से ज़्यादा लेट है, मसलन 7:30 या 7:25 टाइम था और आपने 7:45 पे लेट से जमा करवाया, तो असूली तौर पे मुझे ज़ीरो देना चाहिए। मैंने इस दफ़ा ज़ीरो नहीं दिए हैं। मैंने कहा चलें यार कोई बात नहीं, ये माशाल्लाह बच्चे जो हमारे हैं बड़े स्पेशल बच्चे हैं जी, क्या करें। तो काम कुम तो इन्होंने करना नहीं है, तो जो मर्जी करते रहें। आज भी देख लीजिए आप माशाल्लाह से इस वक्त 8 कनेक्टेड हैं, जबकि अटेंडेंस मेरे पास जो है इसकी इस वक्त की वो 27 की अटेंडेंस मेरे पास है, 28 हो गए हैं जी अटेंडेंस में। तो ऐसे ही चल रहा है जी शुरू से। अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं जी, हम लोग कोशिश अपनी करते हैं, आगे स्टूडेंट की मर्जी है। मेरी कोशिश थी इसका फाइनल एग्जाम हो जाए, तो वो हो जाता तो बड़ा मज़ेदार काम हो जाना था। तो ये है जी, कोशिश करूंगा जी। 2 असाइनमेंट सिर्फ आपकी रह गई हैं अब मेरे पास, मैं आपके अगले लेक्चर से पहले पहले इंशाल्लाह उन्हें भी ग्रेड करके उनके भी सोल्यूशन जो है वो भी पोस्ट कर दूंगा।
ताकि जब आप अगले लेक्चर में बेटा आओ तो आपका कोई पेंडिंग असेसमेंट ना रह जाए। सिर्फ आपकी जाहिर है एक मेजर असाइनमेंट जो है वो रहती है, वो 28 तारीख को ड्यू है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 28 का मतलब बेटा 28 है, ये बात आपने याद रखनी है। 28 अगर आप लेट करते तो पेनल्टीज उसमें लिखी हुई हैं। 2 दिन के बाद वैसे भी वो जीरो आपको मिल जाएगा, उसमें वो 50% वेटेज होगी आपके पूरे स्कोर की, कोर्स की। और जिस तरह से बेटा मैंने उस दिन सेशन में गाइड किया, आपको एग्जाम्पल भी दिखाई है, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। प्लीज मेक श्योर कि आपका जो पेपर है, जो आपकी रिपोर्ट है, उसमें वो तमाम इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अगर आपने सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन बना के दी उसकी, तो आई वॉन्ट बी गिविंग यू एनीथिंग प्रॉमिसिंग, ये मेरे से आप सुन लें आज ही। तो मुझे इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, मुझे वो रिपोर्ट्स चाहिए, वो काम चाहिए जिसमें रिसर्च हो, जेन्युइन रिसर्च हो। आपने चीज़ों को पढ़ाओ, समझाओ, और उन्हें आपने अपने वर्ड्स में जो है वो एक्सप्रेस किया हो। जी ये था जी आज का लेक्चर। जी एनी क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम बेटा। सर क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन सर आपका कोर्स पढ़ के ना बहुत इंजॉय किया है, बहुत यानी कि जबरदस्त कोर्स था। सारी चीजें अच्छे से समझ आ ये गई हैं। आप और सर कमेंट्स बेटा जो, एडवांस सॉरी के मैं लिए आपकी बात काट रहा हूँ, मैं वही कहने लगा था, ये जी कमेंट्स जो है ना ये आखिरी लेक्चर के लिए ना आप महफूज रखें। जी ठीक है, ठीक है। वो मैं अभी जो अनाउंसमेंट बेटा करने लगा था ये है कि अगला लेक्चर, क्योंकि आखिरी लेक्चर है, अब उसमें मैंने कहा था कुछ स्टूडेंट से मुझे राय चाहिए, उसमें एक ये था कि हम LSTM जो नेटवर्क्स हैं वो देख सकते हैं। अगेन बहुत ज्यादा यूज होता है NLP में, लेकिन जो आज के लेक्चर का हाल मैंने देखा है और जो आपका माशाल्लाह से इंटरेस्ट लेवल देखा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरा दिल तो नहीं करेगा कि मैं LSTM करूं। मैं ऐसे करूंगा कि कोई आसान सी एप्लीकेशन जिसमें हमें जो है बड़ा सीधा सीधा काम हो, जैसे मेरा अपना काम है, बड़ा सीधा सीधा काम है, चलें वो आपको थोड़ा सा बताएंगे कि है क्या। मे बी आप में से किसी का इंटरेस्ट डेवलप हो और वो चाहे जी कि वो मेरे साथ काम करना चाहे, तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसरिंग पे मेरे ख्याल में अगला थोड़ा सा लेक्चर लगाएंगे, और प्लस हम अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे जी आपकी फीडबैक। और रिमेंबर फीडबैक में मेरा जो जाती जो इंटरेस्ट होता है वो आपकी क्रिटिसिज्म पे होता है। अगर आप तारीफें करेंगे मेरी तो वो मुझे पसंद नहीं है, वैसे फ्रैंकली पता नहीं क्यों नहीं। मुझे आपने क्रिटिसाइज जो इसमें हो सकती हैं वो बताएं, कंटेंट में आपने देख के बताना है, आपने डिलीवरी में बताना है। अगर मेरी किसी लेट से बात करने में कोई मसले हैं वो मुझे बताइएगा। कोई किसी को मैंने कोई कमेंट दिया और वो उसको बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, बिकॉज आई विल बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। और इसी तरह से किसी और चीज में आपको प्रॉब्लम लगी हो तो प्लीज ये मैं जरूर सुनूंगा जी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जी सर, थैंक यू। तो बेटा अपनी फीडबैक ओके इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर लेंगे। ठीक है, चले जी बेटा, सब लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल ओके रखिएगा। सर। ठीक है, आजकल वैसे भी अल्लाह माफ करे जी कोरोना की 3rd वेव है जी, एंड इट्स वेरी डेंजरस। प्लीज अपना जरूर ख्याल रखें, मास्क पहने और प्लीज एहतियात करें। ठीक है, ओके बेटा, सी यू यस इंशाल्लाह सर। ऑल इन नेक्स्ट ओके वीक। सर, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज बेटा। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।